जी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिसिटी के मतलब। इससे पहले हम लोगों ने एसिडिटी ख़त्म कर ली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली चीज़ें एसिडिक या बेसिक होती हैं, और वीक जो एसिडिक या बेसिक होती हैं उनको ही स्टडी किया जाता है। इनऑर्गेनिक वाली सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, उनको हम लोग नहीं स्टडी करते जनरली। एसिडिटी इज़ डिफाइंड फॉर एसिड और बेसिसिटी इज़ डिफाइंड फॉर बेसिस, लेकिन ये रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, मान लें एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके बारे में बोल सकता हूँ कि वो बहुत 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 वीक बेस है। ठीक है ना। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि उनकी कोई लिमिट नहीं होती, उनको एक दूसरे के लिहाज से बताया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लें मैं बोलता हूँ एक शख्स बहुत परहेज़गार है, तो ऐसे भी बोल सकता हूँ वो बहुत 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 कम गुनाहगार है। ठीक है ना, सिंपल सी एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह अगर कोई एक एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसको बोलेंगे हम लोग ये बहुत ही वीक 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 बेस है। जैसे एसिडिटी की डेफिनेशंस की थी, इसी तरह बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ की या बेस की डेफिनेशन सबसे पहले कर लें हम लोग। तो बेस क्या होती है जनरली, ठीक है, बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर, ये एक जनरल सी डेफिनेशन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इसकी 3 डेफिनेशंस और हैं हमारे पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी। सबसे पहले था आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस ने कहा कि OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन डोनर इन वाटर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको पानी के अंदर घोलें और घोलने से वो OH आयंस देती हैं, वो बेस होती हैं। लाइक NaOH प्लस वाटर करेंगे, वाटर में जब घुलेगा तो Na प्लस बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो इसने क्या दिया है OH नेगेटिव आयन, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, बेस। चलिए आर्हेनियस की थी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। उन दोनों ने एक ही डेफिनेशन दी बेस की। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी, NH3 अमोनिया प्लस HCl अगर आप डाल दें इसमें तो आपके पास बनता है NH4 प्लस प्लस क्लोराइड आयन। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, ये एक एसिड है। एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना। इसने H प्लस किसको दिया होगा, इसको। इसने लेके NH4 और साथ में प्लस चार्ज रख लिया है, इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन आया है, मतलब इसने प्रोटॉन लिया है, तो ये क्या होगी, बेस। ये क्या होगी, बेस। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास लीवस का कॉन्सेप्ट। लीवस ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देते हैं, ठीक है, लाइक NH3 अमोनिया, अमोनिया में आप क्या ऐड कर दें, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल रखते हैं। तो ये जब लोन पेयर इसमें ऑक्यूपाई करवाएगा तो एक अडक्ट बनेगा H3N AlCl3, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो आप ये देखें कि अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है किस चीज़ को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकती है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, एसिड्स, और ये फिर डेफिनेटली क्या होंगे, बेस। ठीक है, मतलब कहने का जो लोन पेयर दे देंगे, जिनके पास अजाफी लोन पेयर हो, वो किसके तौर पे काम करेंगे, बेस के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ आप नोट करें कि अमोनिया यहाँ पे भी बेस के तौर पे काम कर रही है और यहाँ पे भी बेस के तौर पे काम कर रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि NH3 यानी कि अमोनिया इज ब्रॉन्स्टेड लोरी
एंड लीविस बेस एज वेल। मतलब जो अमोनिया है ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है और लीविस कंसेप्ट पे भी पूरा उतरती है, ठीक है। और बेसिसिटी अगर डिसाइड करनी हो हम लोगों ने तो कौन कौन सा कंसेप्ट इसमें से इस्तेमाल करेंगे, इसमें से हम लोग लीविस कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड। लेकिन जब एसिड्स डिसाइड करते थे तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए H+ डोनर का स्टेबिलिटी देखा था, ठीक है। यहाँ पे लीविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जनरली चलेंगे, ठीक है। आगे स्केल्स ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, सबसे पहला स्केल है POH स्केल। जैसे हमने PS स्केल पढ़ा था इसी तरह POH स्केल भी है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हमें पता है POH को कभी कभार इस तरह में लिखा जाता है पावर में -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, OH नेगेटिव आयंस। दूसरा स्केल KB स्केल, ठीक है। KB का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, मतलब कि बेस कितना टूटती है। दूसरी क्या बात बताएगा, ये बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी आइडिया देगा। हम लोग लिख सकते हैं अगर किसी का KB बड़ा आ जाएगा, मतलब हाई वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस होगी। क्या होगी, स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। अगर KB किसी बेस के लिए छोटा आ जाए, कम वैल्यू आए, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वीकर बेस हो जाएगी, वीकर बेस हो जाएगी, ठीक होगी बात। अच्छा, तीसरा हमारे पास स्केल है PKB स्केल। हमें पता है कि PKB इज इक्वल टू क्या होगा, -log ऑफ KB कर देंगे। P का मतलब क्या होता है, -log। अब माइनस से रिलेटेड है, मतलब उल्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर KB ज़्यादा होगा PKB क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। नेगेटिव है, उल्ट बताएंगे, ठीक है। KB अगर ज़्यादा हो जाएगा तो PKB क्या हो जाएगा, कम। अगर KB ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रॉन्गर बेस होगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर KB छोटा आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि ये कम हो जाए, ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब KB कम होती है, KB कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज बेस। तो कभी कभार MCQs में पूछा जाता है कि वीकर बेस का KB क्या होता है, कम, आप बताएंगे। वीकर बेस के लिए PKB क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा बता देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जनरली काम किससे होगा, KB से, इससे, ठीक है। जैसे एसिड के लिए KA से या PKA से ताल्लुक़ था हमारा, इसी तरह बेसिसिटी के लिए KB वैल्यूज़ होती हैं, उनसे हम लोग चलेंगे। हमने एक चीज़ एसिडिटी में पढ़ी थी, हमें पता है कि K क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये कब ज़्यादा होगी, जब हमारे पास स्टेबल एनाइन होगा, स्टेबल एनाइन। क्योंकि एसिडिटी में हमने यही सीखा है कि एनाइन बनवाओ, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। अगर स्टेबल एनाइन निकलता है तो स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। अगर स्टेबल एनाइन निकलेगा, K ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। क्या बोल देंगे उसको, स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन रिलेटिव टर्म है, हमें पता है अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्गर एसिड है तो बोल सकते हैं वेरी 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 वीक बेस। तो अगर कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे, वेरी वीक बेस,
या वीक बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ इसी लाइन से निकाल के लिखेंगे कि स्टेबल द एनायन वीकर द बेस, ठीक है। जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा वो उतनी वीकर बेस होगी। अगर इनडायरेक्टली बोलें, जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा वीकर बेस होगी। वीक बेस का मतलब अगर वो वीक बेस है तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो, ठीक है, जो एसिडिटी में हम लोगों ने पढ़ा है। बस इसी एक लाइन को आप मद्देनज़र रखेंगे, इसी लाइन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कहने का, अगर कोई एनायन दिया हुआ है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, स्टेबिलिटी चेक करके अगर वो स्टेबल निकलेगा एनायन सबसे तो बोलेंगे ये वीकर बेस है। अगर अनस्टेबल एनायन निकलेगा सबसे तो बोलेंगे ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन सबसे पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हमें पता है कि sp नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से ज़्यादा होती है, sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से ज़्यादा होती है, sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज़्यादा होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यानी कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इस यानी कि एसिडिटी के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव की थी और देखी थी, क्योंकि sp कार्बन की pK वैल्यू कितनी होती है 22 और sp3 नाइट्रोजन की कितनी होती है, आई है 37 pK। लोअर द pK हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इन तीनों में क्या लॉजिक डेवलप करेंगे कि हायर द s करैक्टर हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज होल्ड कैपेसिटी इज मोर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने की पावर। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो अच्छे से चार्ज अपने पास रख सकेगा, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो अच्छे से चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और देखें इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में ये रूल आपने कब लगाना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर सेम पीरियड्स के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा हो बेसिसिटी का तब आपने ये लगाना है, ठीक है। एनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करने पे, यानी कि हम लोग एसिडिटी के लिए भी एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं और बेसिसिटी के लिए भी एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर एनायन स्टेबल निकले स्ट्रॉन्गर एसिड तो वीकर बेस, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स लें, अगर CH3 नेगेटिव, उसके बाद NH2 नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव, ठीक है। बेस क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर रखने वाली चीज़ें, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, जनरली वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और बेसिस क्या होती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब ये ऑलरेडी एनायन है, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन के, ये ऑक्सीजन के, ये फ्लोरीन के। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर मिथाइल। यानी कि अगर स्टेबिलिटी का आर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड आयन स्टेबल होगा, फिर हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल होगा, फिर NH2 एनायन स्टेबल होगा, फिर CH3 एनायन स्टेबल होगा। ये किसका ऑर्डर लिख लिया हमने, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर हम लोग निकाल लें तो वो क्या हो जाएगी, वीकर द बेस। तो F नेगेटिव क्या है, अगर KB का ऑर्डर लिखें, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब वीकर बेस। अगर KB की बात करें सबसे ज़्यादा ये बेसिक होगा, उसके बाद NH2 होगा, उसके बाद OH होगा और उसके बाद F नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि स्टेबिलिटी पहले आप निकाल लें। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी
तो वीकर द बेस होगा। ऑफ एनायन की निकाल लें, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन मतलब सबसे वीकर बेस यही होगी, ठीक है, साइज़ का, ठीक है। ये कब चेक किया जाता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप्स के अंदर साइज़ देखा जाता है। हमें पता है अगर किसी चीज़ का साइज़ बड़ा होगा तो वो स्टेबल होगी, ठीक है। यानी कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हैलाइड्स लिखे हुए हैं। अगर इन सब की स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्योंकि आयोडीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 5th पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये कम स्टेबल, फिर ये कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल F नेगेटिव। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेंगे, आयोडाइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। अब ये स्टेबिलिटी का आ गया। हमें पता है कि स्टेबल द एनायन वीकर द बेस, सबसे ज़्यादा अगर ये स्टेबल है तो वीकर बेस कौन सी होगी? ये वाली बेस होगी, ठीक है। तो Kb का ऑर्डर क्या लिखेंगे? फ्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा बेसिक, क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन और सबसे एंड में आयोडाइड आयन, ठीक होगी बात। यानी कि स्टेबिलिटी का अगर उल्टा बोल दें तो Kb का ऑर्डर आ जाता है आपके पास, ठीक है। क्योंकि Kb क्या है? इस बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, क्योंकि जब एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते थे तो जितना बड़ा Ka आता था तो उसको बोलते थे उतना ही स्टेबल एनायन होगा, या जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही बड़ा Ka होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। OH नेगेटिव ये स्ट्रॉन्गर बेस है या SH नेगेटिव। अब ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से आ चुके हैं तो सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। जितना साइज़ बड़ा ग्रुप के अंदर उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? SH नेगेटिव और उसके बाद OH नेगेटिव। SH नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये नीचे पड़ा हुआ बड़ा साइज़ है इसका। और जब स्टेबिलिटी आ गई आपके पास तो Kb का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। तो OH यानी कि OH ज़्यादा बेसिक है SS से, ठीक होगी बात। तो इस तरह साइज से भी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिसाइड कर लें। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आ जाती है तो Kb बताना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और Ka। थर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिनको बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ ERG या EWD। एसिडिटी में पढ़ा था हम लोग, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनायन से डील कर रहे हैं तो लिखेंगे एज एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी, सो electron withdrawing groups will increase stability। एनायन नेगेटिवली चार्ज है, अगर खैंचो ग्रुप लगे होंगे तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप किस लिहाज से हो सकते हैं? ये मीज़ोमेरिक -M ग्रुप्स भी हो सकते हैं, -HC भी हो सकते हैं और -I भी हो सकते हैं, ठीक है। एक बात ये लिख लेंगे इसके अंदर। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल decrease stability of एनायन, ठीक है ना। और ERG यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? +M वाले, +HC वाले, +I वाले, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें। अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें तो 4 कैटेगरीज आती हैं हमारे पास, ठीक है। पहली आती है अमाइंस,
अमाइंस क्या हैं आपके पास, अगर R, N, H और H, RNH2, ये क्योंकि कार्बन अल्काइल के अंदर होता है, इसको बोला जाता है प्राइमरी अमाइन। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वो डिग्री नाइट्रोजन की होगी। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, यानी कि अल्काइल ग्रुप का कार्बन ही अटैच्ड होगा तो 1 डिग्री का फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। उसके बाद R, N, R और H हो। अब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2, तो बोलेंगे सेकेंडरी नाइट्रोजन या सेकेंडरी बस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद R, N, R और R, अब कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे टर्शरी अमाइन, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कैसे पहचानेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ वो उतनी डिग्री आ जाएगी उसकी, ठीक है। एक क्लास क्या होगी, अमाइंस। दूसरी एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस और इनको बोला जाता है एनिलीन्स। अब एरोमेटिक अमाइंस हैं यानी कि ये पीएच, उसके बाद NH2, इसका नाम क्या है, एनिलीन। इसको अमाइनो बेंजीन भी बोला जाता है। कि बेंजीन रिंग रखने वाली चीज़ों को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अमाइंस, जहाँ पे बेंजीन रिंग भी मौजूद हो और NH2 ग्रुप भी मौजूद हो। तो सेकंड क्लास कौन सी है, एरोमेटिक अमाइंस। थर्ड क्लास है हमारे पास एमिडीन्स, ठीक है। एमिडीन्स क्या होती हैं, R यानी कि अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड NH और NH2, इनको क्या बोलेंगे, एमिडीन्स। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि कार्बोनाइल का ऑक्सीजन हटा के NH लगा देंगे तो क्या बोलेंगे इसको, एमिडीन्स। और चौथी क्लास है हमारे पास अमाइड्स, ठीक है। और अमाइड्स क्या होते हैं आपके पास, R, C डबल बॉन्ड O, NH2, कार्बोनाइल के साथ NH2 डायरेक्टली अटैच हो, उसको क्या बोलेंगे, अमाइड्स। रेजोनेंस भी चल रहा होता है। अगर इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, इंस्टांस, ये लोन पे इधर, ये टूट के इधर, तो क्या आ जाएगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है नाइट्रोजन का, यानी कि वो रेजोनेंस में है। तो ये 4 क्लासेस आपने याद रखनी है ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेसिस की, ठीक है। अगर इन 4 क्लासेस में ब्लाइंडली हम लोग के बी देखें, ये आर्डर निकलता है एक्सपेरिमेंटली कि जो एमिडीन्स हैं, यानी कि 3rd नंबर वाली सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद 1st नंबर वाली यानी कि अमाइंस, उनके बाद 2nd नंबर वाली यानी कि एरोमेटिक अमाइंस, उसके बाद क्या निकलती हैं, अमाइड्स, यानी कि 4th नंबर वाली, ठीक है। मतलब कहने का, अगर कहीं पे अमाइन दी हुई हो और एमिडीन्स दी हुई हो तो एमिडीन्स को विदाउट एनी थिंकिंग हम लोग बोलेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अमाइन से, ठीक है। अगर कहीं पे अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस दी हुई हों तो हम लोग बोलेंगे कि अमाइंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एरोमेटिक अमाइंस। अगर हमारे पास अमाइड्स और एमिडीन्स के अंदर फ़र्क या के बी पूछें तो हम बोलेंगे एमिडीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अमाइड्स। ये आपने ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि सब्सटेंस को पहचानें, ये वाला आर्डर जहन के अंदर रखें तो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जनरली एसिडिटी और बेसिसिटी एक जैसी चीज़ों में पूछी जाती है। मान लें इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो बता सकते हैं हम लोग। अगर कोई ये दे दे और उसके बाद दूसरी सब्सटेंस ये दे दे कि कंपेयर करें इन दोनों में बेसिसिटी, हमारे पास तब कोई लॉजिक डेवलप करने के लिए चीज़ नहीं होगी, तो फिर इस रिलेशन का हम लोग सहारा लेंगे। तो बस याद रखना है, एमिडीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अमाइंस, अमाइन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक, एरोमेटिक आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। ये वाला याद रखना है।
ठीक। अगर हम लोग एलिफैटिक अमाइंस की बेसिसिटी की बात करें, तो दो फेजेस के अंदर बेसिसिटी डिफाइन की जाती है, एक तो गैस फॉर्म के अंदर और दूसरा वाटर के अंदर। अगर तो गैस बाकायदा मेंशन है क्वेश्चन के अंदर तो फिर आप उसको गैस के हिसाब से ट्रीट करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर आप उसको मानेंगे कि वाटर के अंदर उसको डिज़ाल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एलिफैटिक अमाइंस के बारे में दो आर्डर आते हैं हमारे पास। एक तो पहला ये है कि इन गैस फॉर्म या इन गैसियस फॉर्म, अगर गैस फेज में रख के एक्सपेरिमेंट किया जाए और बेसिक स्ट्रेंथ निकाली जाए तो हमारे पास ये के बी का आर्डर आता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यानी कि टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी एलिफैटिक अमीन, सेकेंडरी एलिफैटिक अमीन आर मोर बेसिक देन प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स। ये आप लोग गैस फेज के लिए याद कर लेंगे। ठीक है, कहने से मुराद लाइक CH3 N CH3 CH3, ठीक है, CH3 N CH3, उसके बाद H लगा दें, उसके बाद CH3 CH या यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, अब ये क्या है, एलिफैटिक अमाइंस है, मतलब कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। अब देखेंगे आप लोग ये लोन पेयर मौजूद है, इसकी डिग्री निकाल लें। इस 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्शरी, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2, तो ये सेकेंडरी, ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ ये प्राइमरी। ठीक है, और क्वेश्चन अगर दिया होगा तो ये गैस फॉर्म के अंदर यानी कि गैस लिखा होगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा अगर के बी का आर्डर निकालें, ये ज़्यादा बेसिक, फिर ये लेस बेसिक। ठीक है बात, ये कैसे आर्डर आता है, देखें मिथाइल ग्रुप जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने प्रोटॉन को देना है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लीविस बेस डेफिनेशन। अब यहाँ पे लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी 3 मिथाइल ग्रुप देने की वजह से, डोनेशन इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी नाइट्रोजन इस पे ज़्यादा है, इस पे उससे कम है, इसका उससे कम है। कहीं पे अगर प्रोटॉन नज़र आए तो कौन सा इन तीनों में से भाग के जाएगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, या बोल सकते हैं कि लोन पेयर की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रॉनों का इस पे जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसलिए टर्शरी ज़्यादा बेसिक निकलता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है बात, यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो अल्काइल ग्रुप के अंदर। लाइक यहाँ पे अगर मैं लगा लूँ C2H5 नाइट्रोजन, C2H5, उसके बाद CH3, उसके बाद C2H5, कोई सा ले सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, C2H5, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा लें, उसके बाद C2H5N, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो डिग्री सबसे पहले निकालेंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। लेकिन याद रहे ये जो सारा आर्डर चल रहा है ये गैस फेज़ के अंदर है। ठीक है, अमाइंस की बेसिसिटी गैस में हमेशा आर्डर को फॉलो करती है 3 2 1 को, किनकी, एलिफैटिक अमाइंस की। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि अगर सारी एलिफैटिक अमाइंस हैं, डिग्री निकालें और डिग्री निकाल के फ़ेज़ को देखें कौन सी गैस फेज़ है, तो 3 2 1 का आर्डर लगा देंगे आप लोग। रीज़न मैंने बता दी है कि मिथाइल ग्रुप डोनेशन करते हैं 3 साइड से, लोन पेयर की इफ़ेक्टिवनेस या लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है इन दोनों से। 2 मिथाइल देने वाले हैं तो इसकी इससे बढ़ जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिकली ईज़ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन,
कि कितना आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मान लें ये प्रोटॉन के पास जा रहा है, ये प्रोटॉन के पास जा रहा है। प्रोटॉन किसके पास आना पसंद करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, नेगेटिव चार्ज बहुत कम है लोन पेयर की वजह से, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक या नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटॉन इसके पास आएगा, ठीक है, भाग के। लेकिन इन वाटर, अगर वाटर में देख लिया जाए, वाटर के अंदर यही ऑर्डर आता है 2 3 1। देख लिया जाए तो ऑर्डर आता है 2 3 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर तो गैस मेंशन होगा ये वाला ऑर्डर लगाएंगे, कुछ ना मेंशन हो तो ये वाला ऑर्डर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे और चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें, इफ़ ऑल आर CH3 then the order 2 greater than 3 greater than 1 is not followed, ठीक है, but 2 1 3 is followed, ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस के अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हैं या वाटर के अंदर बेसिसिटी डिफाइंड है, तो अगर आर ग्रुप मिथाइल आ जाएंगे, उस केस में ये दोनों बदल जाते हैं आपस में और ऑर्डर 2 1 3 हो जाता है। बाकी सारी अमाइंस एलिफेटिक अगर वाटर में डिज़ोल्व हैं, मिथाइल ग्रुप नहीं लगे हुए, तो फिर वो 2 3 1 को फॉलो करेंगी, ठीक होगी बात। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे और यही तकरीबन हर बार पूछी जाती है। अब अगर इसको एलेबोरेट करें, व्हाट डज इट से? CH3 N CH3 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 N CH3 हाइड्रोजन, CH3 N CH और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं वाटर में बतानी है, KB इसकी बतानी है वाटर में। उसके बाद C2H5 N C2H5 C2। मान लीजिए एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप मीडियम को देखेंगे। मीडियम कौन सा है? वाटर है, इसका मतलब है गैस फॉर्म वाला ऑर्डर नहीं लगेगा, ये वाला ही ऑर्डर लगेगा, ठीक है। अब ग्रुप्स देख लेंगे, सारे मिथाइल हैं, ये देखें 1 2 3 1 2 2 ठीक है। इसका मतलब है कि ऑर्डर कौन सा होगा? वाटर में जो ऑर्डर है वही फॉलो होगा, मतलब कि 2 3 1 वाला। लेकिन ये भी फॉलो नहीं होगा क्योंकि सारे आर क्या आ चुके हैं, यहाँ पे मिथाइल आ चुके हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्शन है। तो इसके लिए ऑर्डर क्या लगाएंगे? अगर इसका डिग्री निकाल लें 3, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इसका KB का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? बल्कि क्या होगा 2 1 3 फॉलो हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? 2 1 3, ये एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्शन है। तो अगर सारे मिथाइल आ जाएंगे तो इसको फॉलो करेंगे। बाकी मिथाइल के अलावा कोई भी वाटर के अंदर अमाइन हो जाए तो 2 3 1 होगा, अगर गैस में होगा तो 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सारे मिथाइल आ चुके हैं, तो इसके लिए क्या ऑर्डर है हमारा? 213, यानी कि 2 1 3। तो क्या लिखेंगे? KB का ऑर्डर 2 1 और 3। डिग्री की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। इसको देख लें, ये नाइट्रोजन 3 डिग्री, ये नाइट्रोजन 2 डिग्री, ये नाइट्रोजन 1 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि एक अल्काइल लगा होगा, कार्बन लगा होगा 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री। अब देखें वाटर के अंदर है तो उसके लिए क्या ऑर्डर होगा? 2 3 1। मतलब कहने से मुराद सबसे ज़्यादा बेसिक ये, तो KB का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन 1 डिग्री वाला, ग्रेटर देन 3 डिग्री वाला। मतलब कहने का 2 डिग्री वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन तीनों में जी। तो अब ये कितने डिग्री है? 3, ये है 2, ये है 1 डिग्री, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व हैं। आपने ख्याल रखना है कि ये एक मिथाइल 2 मिथाइल हैं, ये मिथाइल नहीं है, ये इथाइल है।
अगर सारे मिथाइल होंगे फिर ये वाला ऑर्डर लगेगा, अगर सारे मिथाइल ना हो, एक भी ग्रुप चेंज हो जाए तो फिर ये वाला ऑर्डर लगेगा आपके पास, ठीक है ना। ये 3, ये 2, ये 1, लेकिन वाटर में तो ऑर्डर कौन सा लगेगा, 2 3 1। मतलब कहने का सबसे ज़्यादा बेसिक ये 2 वाला, फिर उसके बाद 3 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, ठीक होगी बात। तो ऑर्डर क्या होगा के बी का, 2 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला देख लेंगे, ये नाइट्रोजन टर्शरी, क्योंकि एक ग्रुप दूसरा तीसरा, ये सेकेंडरी एक ग्रुप दो ग्रुप, इसको सॉरी चेंज कर लें, हाइड्रोजन कर लें, ठीक है। और ये वाला इसको भी हाइड्रोजन कर लें, ये 1 डिग्री, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हैं, मिथाइल वाला फंडा तो नहीं है इसमें, सिंपल वाटर में है, तो ऑर्डर क्या लगेगा 2 3 1। मतलब कहने का सबसे ज़्यादा बेसिक ये, फिर ये बेसिक, उसके बाद सबसे एंड में ये वाला, ठीक है। तो के बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 3 1, ठीक है। अगर क्योंकि ये बेसिस हैं, अगर इनके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, वैसे तो पूछेंगे नहीं कोई, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो के बी को क्या उल्टा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है के बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए। जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ, ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ऑर्डर को उल्टा देंगे। बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स के लिए बस आपने क्या याद रखना है, ये वाला ऑर्डर। गैस फेज मेंशन है, 321 ऑर्डर फॉलो होगा। कुछ भी मेंशन नहीं मतलब वाटर है, अगर वाटर मेंशन कर दिया तो वेल एंड गुड, 231 ऑर्डर फॉलो होगा। अगर सारे मिथाइल आ जाएं तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये नाइट्रोजन क्या है आपके पास, सेकेंडरी, कैसे, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे तो हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये क्या है, टर्शरी। और ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से, मतलब कि प्राइमरी। सबसे पहले इसको अगर नंबरिंग कर लें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है ना। याद रहे ये डिग्री का नंबर मेंशन किया हुआ है, डिग्री के लिहाज से बेसिस डिसाइड करेंगे, लेकिन ऑर्डर इस नंबर के हिसाब से करेंगे, ठीक। के बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब कोई मीडियम मेंशन नहीं है, मतलब वाटर के अंदर क्या फॉलो होता है, 2 3 1, क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट वाला कंपाउंड, ठीक है, ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे, टर्शरी वाला। टर्शरी वाला कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो दूसरा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर बाद में तीसरा, ठीक है ना। इनको कंफ्यूज नहीं कर लेना कि ये डिग्री के हिसाब से ऑर्डर दिया जाता है, या ये डिग्री के लिहाज से बेसिसिटी डिसाइड की जाती है। ये नंबरिंग हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए होते हैं कि हम बताएं पहला कंपाउंड, दूसरा या तीसरा, ठीक है ना। तो इस तरह जनरली मेंशन किया जाता है। उसके बाद इन तीनों में डिसाइड करना है हम लोगों ने। अब इसमें डिसाइड कैसे करेंगे, ये वाला नाइट्रोजन है sp3, ये वाला नाइट्रोजन है sp2, और ये नाइट्रोजन है sp। हायर द एस करेक्टर हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे कम, मतलब ये आसानी से लोन पेयर नहीं दे सकेगा, वीकर बेस। ये लोन पेयर आसानी से दे देगा, स्ट्रॉन्गर बेस। तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह, पहला ज़्यादा बेसिक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे लेस बेसिक कौन है, ये वाला। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब इनमें डिसाइड करना है तो कैसे करें, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख लें। ये नाइट्रोजन क्या है, sp3, ये वाला नाइट्रोजन क्या है, sp2, ठीक है ना। sp2 कैसे, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कब बताई जाती है, रेजोनेंस के बाद। आल्दो नाइट्रोजन एक लोन पेयर 2 3 4 बांड sp3 बोलते हैं, लेकिन रेजोनेंस हो रही है तो sp2 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। ये वाला क्या है, ये भी sp2 है, लेकिन ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये क्या है, sp2 है लेकिन डी लोकलाइज्ड है। ये वाला नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 और 3, मतलब 3 डिग्री,
और ये किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, एक ही कार्बन से, मतलब 1 डिग्री। ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3। तो देखें 3 चीज़ें ऐसी हैं इनमें से 1, 2 और 3 जिनमें एस करैक्टर सबसे कम, इनमें एस करैक्टर ज़्यादा, मतलब 33% इनमें एस करैक्टर है, 25% इनमें एस करैक्टर। मतलब ये तीनों मिला जुला के बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू दीज 2, क्योंकि इनमें एस करैक्टर कम है। ठीक है, मतलब 3 ये वाली स्पीशीज़ तो हर हाल में इन दोनों से ज़्यादा बेसिक होंगी। अब इन तीनों में जिनको सर्कल किया, इनमें ज़्यादा बेसिक कौन होगी? अगर इसको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे लें, हमें पता है क्योंकि वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर क्या ऑर्डर फॉलो होता है 2, 3, 1, मतलब 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो के बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 डिग्री वाला 2। ठीक है, तो 2 डिग्री 1, उसके बाद 3 डिग्री वाला कौन सा, ये वाला, यानी कि 4th, उसके बाद 1 डिग्री वाला कौन सा है, ये वाला, तो कौन सा 5th। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से डिसाइड कर लिया 1, 4th और 5th। अब ये दोनों रह गए हैं। ठीक है, ये sp2 है, ये sp2 है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे या इस करैक्टर की बेस पे नहीं डिफाइन कर सकते। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब अपनी जगह रुका हुआ है, और ये लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, मतलब मूव कर रहा है या डिस्पर्स्ड है। तो प्रोटॉन किसके पास जाना पसंद करेगा? इसके पास, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कंसनट्रेटेड है, यहाँ पे तो लोन पेयर बिजी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 > 2। ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं? ये टिपिकल एग्जांपल है, आप देखें कैसे इसको डिसाइड किया है। ठीक है, पहले इस करैक्टर की बेसिस पे 3 निकाल लिए, उसके बाद लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड की। अब ये 3 साइट्स दी हुई हैं हमारे पास। अगर इसको हम लोग x बोलें, इसको y बोलें, इसको z बोलें, कौन सी साइट सबसे ज़्यादा बेसिक है? तो कैसे बताएंगे? ये नाइट्रोजन की डिग्री निकालनी, कैसे निकालेंगे? ये 1 डिग्री नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 3 डिग्री है, टर्शरी है, ये वाला नाइट्रोजन यानी कि Z वाला नाइट्रोजन 2 डिग्री है। हमें पता है कि Kb का ऑर्डर इन वाटर क्या आता है 2, 3, 1। तो 2nd डिग्री वाला कौन सा है? ये, तो Z ज़्यादा बेसिक, उसके बाद 3 वाला मतलब कि Y, और उसके बाद X वाला मतलब कि 1st डिग्री। ठीक है, 2, 3, 1। उसके बाद 2 नाइट्रोजिनस साइट हैं, एक X और एक Y। पूछा जाता है X या Y में से कौन ज़्यादा बेसिक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? इसका लोन पेयर डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये तो रेजोनेंस में है, लेकिन ये रेजोनेंस में इस कार्बोनाइल के नहीं है। ठीक है, और ये इसके रेजोनेंस भी नहीं है कि लोन पेयर सिंगल लोन पेयर, ऐसा रेजोनेंस हमने साथ सिस्टम में नहीं पढ़ा। तो ये वाला लोकलाइज्ड है, रुका हुआ अपनी जगह पे, और ये वाला क्या है? बिजी है, यानी कि डी लोकलाइज्ड है, मतलब घूम फिर रहा है, मतलब डिस्पर्स्ड है। तो ये लोकलाइज्ड है, मतलब कि ये ज़्यादा बेसिक है। ये क्या है? डी लोकलाइज्ड, लेस बेसिक है। तो x > क्या लिख देंगे? y हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, 2,4 DNP कार्बोनाइल का एक टेस्ट है। कैसे 2,4 बोला है? 1, 2 डाई नाइट्रो फिनाइल, और ये NH2 ग्रुप हो तो हाइड्राजीन बोला जाता है। इसमें अगर बोला जाए ये वाला X, ये वाला Y, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो Kb का ऑर्डर क्या निकालेंगे? ये वाला तो हमें पता लोन पेयर में चल रहा होगा। अगर इसको ऐसे मिटा के इस तरह बना लें तो ये इस तरह चल रहा होगा, मतलब कि ये बिजी है नाइट्रोजन Y वाला। X वाला कंसनट्रेटेड है, मतलब ये लोकलाइज्ड है, आसानी से दिया जाएगा, प्रोटॉन आसानी से अप्रोच कर लेगा। ये डी लोकलाइज्ड है, डिस्पर्स्ड है, तो प्रोटॉन आसानी से नहीं अप्रोच कर सकेगा। तो ये X वाला ज़्यादा बेसिक देन Y से। ठीक होगी बात? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है।
अब कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, मतलब कि चल फिर रहा है या डिस्पर्स है, और ये वाला क्या है? लोकलाइज्ड है, मतलब कंसंट्रेटेड है। ये क्या है? लोकलाइज्ड। ये क्या है? डी लोकलाइज्ड। प्रोटॉन किसके पास आएगा? भाग के इसके पास, लोकलाइज रुके हुए के पास, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इससे अगर के बी की बात करें। नीचे आप बात लिख सकते हैं, के बी ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर देन के बी ऑफ डी लोकलाइज्ड, ठीक है ना। मतलब रुके हुए लोन पेयर के पास प्रोटॉन आसानी से आ जाएगा, या वो प्रोटॉन को जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्स्ड और डी लोकलाइज्ड, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी क्योंकि वो प्रोटॉन को आसानी से नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा।